गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपने क्लियर किया था, इसमें मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने खाली एटम तक के बारे में बात करी थी कि एटम क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल के बारे में इसका डेफिनेशन होती है और इसका क्या चीजें किस तरीके से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले मॉलिक्यूल और इसके बारे में लिख दिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स. These atoms could be same or different. These atoms could be same or different. ठीक है भाई, समझो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई जो मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। कि दो एटम को आपने क्या कर दिया, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझते हैं मॉलिक्यूल वैसे होते कौन कौन से। जैसे दो से ज्यादा हो गए ना भाई, दो या दो से ज्यादा, वो उसका मॉलिक्यूल बोल सकते हो। H2, O2, N2, CO2, है ना, H2O, NH3, ये अपने पास क्या है भाई, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जो आपको समझ में आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास ये हाइड्रोजन के नीचे दो लिखा है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन के दो एटम। ठीक है, इस तरीके से अपने पास देखो इसमें एक चीज और देखो कि भाई हाइड्रोजन के दो एटम है, यानी दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ भी दोनों सेम, यहाँ देखो कार्बन एक और दो ऑक्सीजन, तीन एटम है जिसमें से दो डिफरेंट एटम्स है। इसमें दो डिफरेंट, इसमें भी दो डिफरेंट, ऐसे अपने पास 2 4 6 8 कुछ डिफरेंट अपने पास एटम से कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ होगा अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं जो कि मिलकर H2 बना रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही अपने पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। ठीक है भाई, इसी तरीके से H2O NH3 कंबाइन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2 बना रहे हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, एक नोट डाल के लिखना भैया आप। जैसे आप मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने नीचे से हटा दिया, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का सिंगल एटम है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन के नीचे S लिखा हुआ है। ठीक है ना, कार्बन जो है सिंगल अकेला लिखा हुआ है, इसके नीचे ना तो 1 2 3 कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं सिंगल कार्बन का एक एटम है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं। इसको समझो, कार्बन नीचे मैंने S लिखा है, S का मतलब क्या हो गया, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। कार्बन है ना, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार्बन का कुछ ना कुछ वेट होगा, जैसे 5 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी है। ठीक है ना, तो उस उतने के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अपने पास क्या हो सकते हैं, कार्बन के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उस एक जो सॉलिड आपने लिया है, उस सॉलिड के अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। इस सॉलिड का मतलब ये है, ये सिंगल एटम नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिंगल एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक एटम, दो एटम यहाँ मिलकर CO2 का एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि इसके नीचे अगर आपने 2 लिख दिया तो ये मॉलिक्यूल बन गया, और इसके नीचे अगर 1 लिखा है तो फिर ये एटम बन जाएगा। ठीक है ना, उसको हम एटम प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन एक अपने पास जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे अपने पास कैसे हैं भाई, इनको आप एटम्स बोल सकते हो और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो।
ये दोनों एटम भी है और ये सारे के सारे एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। ये अपने पास इनर्ट गैसें होती है भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सारे एटम है और मॉलिक्यूल है। कारण क्या है उसका देखते हैं हम। क्योंकि ये इसी फॉर्म में तो हमें क्या होता है पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं, ठीक है ना, हीलियम को हीलियम से, Ne से, है ना। और क्या होता है ये इसी फॉर्म में ही अपने यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं, इसी अंदर फॉर्म के अंदर ही ये बने हुए होते हैं, इसी में ही पाए जाते हैं ये, ठीक है ना। इसीलिए इनको मतलब इनका कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है ना। हीलियम का ऐसा नहीं है कि हीलियम का कोई दूसरा कंपाउंड हो जाए, इसलिए हीलियम को दो एटम जोड़ के आप हीलियम के कोई मॉलिक्यूल बना दो। हीलियम सिंगल रहेगा, कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मोस्टली ये रिएक्शन नहीं करते हैं। एक खाली ज़ेनॉन है और थोड़े बहुत कंपाउंड पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने पास क्या होता है नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनके कोई कंपाउंड नहीं पाए जाते। अगर ये नॉन रिएक्टिव है तो उसका मतलब क्या होगा ये कि ये अपने पास एटम फॉर्म में होंगे, इनको आप एटम भी कह सकते हो और मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। तो नोट में लिखना इनर्ट गैसेज आर known as atoms as well as molecules। ठीक है, अब जो अपने पास मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल होता है दो टाइप का। टाइप ये मॉलिक्यूल जो है ये दो टाइप का होता है। तो आपने चलिए करना मॉलिक्यूल्स फाउंड इन टू टाइप्स के, या फिर ऐसे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। तो कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और दूसरा है अपने पास कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारे के सारे एटम सेम हो, मतलब जितने भी एटम है वो सारे के सारे क्या हो, सेम होने चाहिए। जैसे H2 हाइड्रोजन, दो एटम है दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, और दो एटम है दोनों ही ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना, N2। ठीक है, ये अपने पास एलिमेंटल मॉलिक्यूल होते हैं भाई। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखो एलिमेंटल मॉलिक्यूल में, इसके नीचे लिख देना यहाँ पर छोटा सा एक लाइन का, those elements which consist only one type of atom, which consist of one type of atom, या फिर ऐसे लिख सकते हो elemental molecules are formed by one type of atom। ठीक है, only one type of atom। और कंपाउंड में क्या लिखोगे? more than one type of atoms। ठीक है, तो इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है एलिमेंटल मॉलिक्यूल का, तो आप क्या लिखोगे? N2 H2 O2, है ना। इसके एग्जांपल हो गए फिर अपने पास N2 H2 O2, है ना, कार्बन सॉलिड। ठीक है, Fe आयरन सॉलिड। मैंने अभी आपको बोला कार्बन के नीचे सॉलिड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन के बहुत सारे एटम है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कार्बन का सिंगल एटम है। Fe आयरन का एक टुकड़ा होगा, उस टुकड़े के अंदर आयरन के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये सॉलिड का मतलब ऐसा है कि एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। लेकिन अगर हम एटम लिखना होगा तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, उस टाइम पर क्या करेंगे? ऐसा हटा देंगे इसको, ठीक है ना। एटम हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होगा भाई? डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, कार्बन ऑक्सीजन को मिलकर बना दिया, कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर बना दिया ना, इस तरीके से अपने पास एटम्स होंगे। तो जैसे CO2 NH3 H2, ठीक है, और लिख रहे हैं जैसे HNO3 HCl, इस तरीके से अपने पास क्या होना चाहिए? डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए भाई, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। अगर सारे के सारे एटम सेम टाइप के हैं तब हम उसको बोल देंगे एलिमेंटल मॉलिक्यूल, जो कि इसमें सेम टाइप के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये होते हैं अपने पास मॉलिक्यूल के
दो टाइप। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल कलेक्ट करने में। तो वो क्या होगी ये लिख लेना भैया पॉज करके। वो क्या चीज है देखो भाई, वो ऐसा है कि जैसे मान लो आप एक मॉलिक्यूल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाह रहे हो, है ना। तो आप एक हेडिंग डाल के क्वेश्चन टाइप में हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें, ठीक है ना। सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड अपने पास चार चीजें भारी चीजें नहीं, अपने पास सिंपल सी चीजों से शुरुआत करते ताकि अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चले जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल आपने दिया H2O, ठीक है। इस H2O के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे कैलकुलेट करने हैं कि एक H2O के मॉलिक्यूल, H2O का एक मॉलिक्यूल लिया है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे, जिसमें क्या हो एक ऑक्सीजन का एटम हो और दो हाइड्रोजन के एटम हो, ये मिलकर बना दिया एक मॉलिक्यूल H2O का। इस H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो आओ चलते हैं। तो क्या हम इस तरीके से करते हैं भाई कि हाइड्रोजन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो जितने भी होता है वो निकाला, तो हम क्या करते हैं एक के अंदर जितने हैं तो दो में कितने होंगे उसके डबल। फिर क्या करें भाई, ऑक्सीजन का निकाल ले, ऑक्सीजन का अलग निकाल लिया, हाइड्रोजन का अलग निकाल लिया और हाइड्रोजन का अलग निकाल लिया, और तीनों को क्या करते हैं भाई जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखो आओ H2O के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो H2O के अंदर आपको पता है भाई, पहले हम थोड़ा इजी वे से चलते हैं, शॉर्ट तरीके क्या बोलते हैं थोड़ा सा लेंथी तरीके से, फिर अगर आप इसको रूटीन में डालोगे तो ये फटाफट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके अंदर अपने पास दो तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आप बार बार रिपीट नहीं करोगे, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं खाली, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है 1H1 होता है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन यानी Z जो है Z इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, प्रोटॉन जो है वो आ गया 1, ठीक है। इसमें A जो है वो भी कितना है भाई 1, A जो है 1, और A इक्वल्स टू क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन 1 है तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए भाई इसके अंदर 0। तो ध्यान रखना ये एक काम की चीज है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें भाई, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंडीशन है कब, जब कोई चार्ज अवेलेबल नहीं हो, मतलब एक न्यूट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन बराबर 1। तो ये तो हो गया अपने पास प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन के एटम में कितना होगा, ये एक एटम के लिए है तो दो के लिए कितना होगा भाई 2 टाइम्स, यानी तो टोटल अपने पास प्रोटॉन हो गए 2, ठीक है। मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन जो आ गए वो भी 2, टोटल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में देखो भाई, ऑक्सीजन को आप लिखते हो 8O16, ठीक है। Z इक्वल्स टू आ गया 8, Z 8 आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन है वो आ गया आपके पास 8, A जो है वो आपके पास 16, A 16 आ गया, तो आप क्या लिखोगे 16 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है आपके पास 8 है, तो न्यूट्रॉन जो है वो कितने हो गए 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 8। तो आपको ऑक्सीजन जो है वो क्या है भाई बिना चार्ज का है, चार्जलेस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू आ गए 8, ठीक है। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन आ गया आपने निकाल लिया,
और प्रोटॉन निकाल लिया आपने, और आपने न्यूट्रॉन भी फाइंड कर लिया। इसमें न्यूट्रॉन मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन एक और ये प्रोटॉन एक, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोटॉन 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो अब टोटल करते हैं भाई, सबको जोड़ देते हैं। तो 2 प्रोटॉन ये है ना, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं प्रोटॉन, प्रोटॉन इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख देता हूं न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, तो देखो प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन कितने हुए, 2 प्रोटॉन तो ये रहे और 8 प्रोटॉन ये रहे, तो ये हो गए टोटल 10। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, यहां टोटल 0 है, यहां 8 हो गए, तो ये न्यूट्रॉन हो गए 8। ठीक है, एक काम की चीज और आपने लिखवा दी, मैंने शायद आज लेक्चर में नहीं लिखाई है, तो वो लिख लेना कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज 0 होता है, तो आप सेट नीचे लिख लेना न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज। अब देखो भाई, ये आपके पास डिटेल मिल गया, अब क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बात के लिए। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है, ये H2O के हैं सारी चीजें, H2O के अंदर है, एक H2O का मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0, प्रोटॉन पे 10, इलेक्ट्रॉन पर 10। ठीक है, तो अगर टोटल करें तो 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ना तो कोई प्लस का चिन्ह है और ना ही कोई माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन 10 नहीं सॉरी प्रोटॉन 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10, तो प्रोटॉन जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के, तो प्लस और माइनस कितने हो गए भाई, 0, प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, फटाफट बताओ, मैं तब तक एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और थोड़ा अपने पास छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसको अपन आप सॉल्व करोगे तो ऐसे पूरा नहीं लिखोगे, आप रफ में छोटा छोटा सॉल्व करके आप लिख लोगे। जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे वैसे आप फटाफट सॉल्व करना सीख जाओगे, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। CO2 ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल CO2 लेते हैं। इसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, CO2 में 2 एटम अपने पास, एक तो है कार्बन का एटम और 2 इंटू हो गए आपके पास ऑक्सीजन के एटम। तो क्या करें भाई, कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लें, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो टोटल ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे और टोटल कार्बन क्या आ जाएंगे, और इन सबको ऐड कर देते हैं भाई। तो कार्बन के लिए आपको पता है 6C12 लिखते हैं, मतलब अब आपको मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, फटाफट सॉल्व करेंगे इसमें। Z इक्वल्स टू 6 दिख रहा है, जो कि Z इक्वल्स टू P होता है, जो कि किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। Z जो होता है एटॉमिक नंबर, जो वही क्या होता है प्रोटॉन के बराबर, जो कि आ गया अपने पास 6। A जो है वो हो गया आपके पास 12, तो आप क्या करोगे, 12 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इक्वल्स टू सॉरी न्यूट्रॉन इक्वल्स टू आ गया आपके पास 6, क्योंकि अपने पास प्रोटॉन जो है वो 6 है, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6। ये तो हो गया कार्बन के लिए कैलकुलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन होता है अपने पास वही लास्ट किया था 8O16, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू हो गया 8, और न्यूट्रॉन हमने कैलकुलेट कर दिया था 8, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन भी हो गया आपके पास 8। ये तो हो गए एक के अंदर, इनटू 2 कर देते हैं सारों को, तो कितने हो जाएंगे भाई, प्रोटॉन टोटल प्रोटॉन हो गए 16 और न्यूट्रॉन हो गए 16 और इलेक्ट्रॉन हो गए 16।
ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, टोटल करना है, सम। तो कितना हो गया भाई, देखो प्रोटॉन मैं लिख रहा हूं, प्रोटॉन 16 तो ये रहे और 6 हो रहे, 16 और 6 22, ठीक है। न्यूट्रॉन देखो 16 ये रहे 6 ये रहे, न्यूट्रॉन भी 22, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो 16 ये रहे और 6 वो रहे 22, ठीक है भाई। अब आप चेक करो, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, 22 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 0। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल सॉल्व लिख के दे देता हूं, आप उसके सॉल्व करोगे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। आप फटाफट लिखो, ये आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना। होमवर्क के लिए ये है आपके पास, और आप मेरे को व्हाट्सएप या मैसेज टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई सॉल्व करके, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास NH3, दूसरा है आपके पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है आपके पास CH4, फोर्थ आपके पास NO2, और पांचवा है आपके पास HNO3, और एक लास्ट कोड लेते हैं 6 नंबर, वो है आपके पास HCl, ठीक है भाई। इन 6 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन वो सेम ही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल, ये आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ आपके लिए होमवर्क, जिसे आप मुझे मैसेज करके सेंड करोगे भाई, ठीक है। NH3 कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, NO2, HNO3, HCl, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप वो देखो सबसे पहला नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन आयन। किसी आयन के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। आयन का मतलब क्या हो गया, आयन वो होता है जिसमें कोई चार्ज अवेलेबल होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो आप आयन के लिए अगर लिखना चाहो डेफिनेशन, आयन क्या होता है वो लिखो, आप लिखो लिखो इट इज ए कंपाउंड which carry charge, मतलब एक कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कोई चार्ज अवेलेबल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर चार्ज जो है वो 0 हो गया तब वो क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास आयन की डेफिनेशन, है ना। अब जैसे मान लो आया आपके पास CO3 -2, इससे पहले सिंपल पे चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो आपने लिया फ्लोरीन पर माइनस, ठीक है ना, एटम वाला। ये एटम अपने पास देखो, आयन जो है वो सिंगल भी हो सकता है, सिंगल एटम जैसे ना, और कंपाउंड वाला भी हो सकता है। तो अब फ्लोरीन है, इस पे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये फ्लोरीन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम वही, आप इस चार्ज को भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है। आप क्या करो, इस न्यूट्रल के लिए कैलकुलेट करो, चार्ज को भूल गए, न्यूट्रल के लिए कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रल के लिए आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है इसको हम 9F18 लिखते हैं, ठीक है, 9F18 लिखते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो हो गए 9, इस पे कोई चार्ज नहीं माना हमने, चार्ज हटा दिया एक बार के लिए, तो चार्ज हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हो गए भाई, 9, और हमने न्यूट्रॉन जो कैलकुलेट करने हैं वो क्या होगा भाई
8 में से आप 18 में से आप क्या करो, माइनस कर दो 9, ऊपर वाली वैल्यू में से 9 माइनस कर दो, जो ऊपर वाली वैल्यू उसमें से नीचे वाली संख्या माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, तो वो आ गया आपके पास 9। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस पे है माइनस का चार्ज। माइनस का मतलब माइनस कैसे आता है किसी के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था माइनस का चार्ज कैसे आता है। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी एटम के ऊपर अगर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर क्या चेंज हुआ होगा। माइनस का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है ना। जैसे कल बताया था ना मैंने आपको कि अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या हो गया भाई, पॉजिटिव वालों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए हम उस पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर एक नेगेटिव वाली चीज डाल देते हैं तो नेगेटिव की अमाउंट बढ़ जाती है, इससे हम क्या कर देते हैं भाई, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट किया हुआ है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और का लेकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो इसका मतलब कितनी ज्यादा है भाई, एक माइनस में 1 है, इसका मतलब ये हो गया -1, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो इसमें, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 10, ठीक है भाई। ऐसे अपन एक और देखते हैं, जैसे CO3 -2, ठीक है भाई, CO3 -2, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या करें भाई, कार्बन के निकाल लो और ऑक्सीजन के निकाल लो। कार्बन के पास अभी आपने लिखा था प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन वो भी 8, ठीक है। इनको इंटू 3 कर देते हैं भाई, तो कितना हो गया 24। प्रोटॉन तो हो गया आपके पास 24, इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 24 और न्यूट्रॉन भी हो गया आपके पास 20, ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल यहां लिख देते हैं भाई टोटल। तो टोटल के लिए क्या मिलेगा आपको, इन सबको ऐड कर दो, तो ये आ गए प्रोटॉन, ये हो गया आपके पास 30 हो गए क्या, 26 और 6 30, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वो भी कितने हो गए भाई, 6 तो ये है और ये 30, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी हो गया आपके पास 24 और 6 30, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। किस पे, जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो हमने क्या करा भाई, इसको निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस पे -2 का चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर -2, इस -2 को भी हमें कैलकुलेट करना है, साथ में ध्यान रख के चलना है क्योंकि आयन है अपने पास। तो -2, माइनस का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं 2, तो हम क्या करें, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 30 + 2 = 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके पास इसका टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, जिसके अंदर आपको इसमें सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना भाई किस किसके कितने सही। तो ऑक्सीजन के लिए सीधा सिंपल लिख देता हूं मैं 8O6, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा हूं एक बार, और न्यूट्रॉन हो गया आपके पास 8। इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास -2 चिन्ह है, ठीक है ना। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो प्रोटॉन हो गया 10 और न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है भाई। कार्बन 6C12, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन है वो 6, इलेक्ट्रॉन को एक बार मैं छोड़ रहा हूं, न्यूट्रॉन हो गया इसके पास 6 और इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन इसके पास देखो 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके पास +2 है, प्लस का मतलब क्या हो गया, इसमें से माइनस वाली चीज निकाली गई है तब प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। कितने निकाले गए हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है। सोडियम के पास प्रोटॉन कितने होते हैं भाई 11, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11,
तो 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाद 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखो भाई, इसके पास होने चाहिए थे कितने, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये हो गया 10, ठीक है। Ca+2 ये होता है अपने पास कितने नंबर पे होता है भाई, 20 नंबर पे। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो यानी प्रोटॉन हो गए 20, इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए 20, लेकिन उसको प्लस का 2 लगा हुआ है तो 2 माइनस कर देते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 22, सॉरी 21, ठीक है। आपको न्यूट्रॉन मोस्टली नहीं पता, आपको एटॉमिक वेट जो है उसमें से माइनस करना होता है भाई। कॉपर जो है इसमें प्रोटॉन जो ये एटॉमिक नंबर होता है इसका 29, तो प्रोटॉन हो गए 29, इलेक्ट्रॉन है वो भी 29 होने चाहिए थे, लेकिन 2 गायब हो गए, तो कितने बच गए भाई 27। एटॉमिक वेट में से माइनस करना है इसमें, ठीक है। प्रोटॉन एक नंबर पे आता, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब एक माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन हो गए 0। न्यूट्रॉन पहले से इसके अंदर 0 होता है, ध्यान आज ही बताया आपको, ठीक है। हीलियम, हीलियम के अंदर प्रोटॉन 2, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, तो हीलियम के अंदर प्रोटॉन हो गए 2, प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक गायब हो गया तो 1 बचा है अभी, ठीक है। न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करना 4 होता है इसका, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इक्वल्स हो गया 2, इसके लिए प्रोटॉन 3, और लिथियम जो है वो 3 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस का 2 है इसलिए ये हो गया 1, और न्यूट्रॉन 7 में से 4 3 माइनस कर दिया 4 हो गया। स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, प्रोटॉन हो गए 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 19, जेड हम कैलकुलेट न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन हो गए 9, इलेक्ट्रॉन भी 9, लेकिन माइनस का चिन्ह है इसलिए इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 10, और न्यूट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किया था उस तरीके से आ जाएगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बाकी कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, आज तक के लिए काफी है, ठीक है।